हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट पेयर्स पैचेस गट्स में आने वाले माइक्रोब्स को टैकल करते हैं, जबकि टॉन्सिल्स एंड एडिनोइड्स जो है ये थ्रोट एंड फेरिंग्स के आने वाली एंटीजन्स को टैकल करेंगे। लिम्फ नोड्स जो है वो उन सभी एंटीजन्स को चेक करती है जो कि पेरिफेरल टिश्यू से आते हैं, जबकि स्प्लीन एंड बोन मैरो उन सभी एंटीजन्स को काउंटर अटैक करती है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ नोड्स जो है बेसिकली वो एक्जिला ऑफ आर्म्स यानी कि हमारे आर्म पिट के अंदर, जबकि ग्रॉइंस ऑफ लेग यानी कि पेल्विक गिडल के अंदर सबसे ज़्यादा होती हैं। लिम्फ नोड क्या है? लिम्फ नोड एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होगा जहाँ पर सब कैप्सुलर मार्जिन एक इस तरीके से के चैम्बर्स होते हैं। इसका सेंट्रल पार्ट मेडुला कहलाएगा, जबकि आउटर पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। लिम्फ नोड्स के कॉर्टेक्स के अंदर बीटा लिम्फोसाइट्स के लिए स्पेशल सेल ऑफ मास प्रेजेंट होएगा जिसे प्राइमरी नोड्यूल कहते हैं। जैसे ही प्राइमरी नोड्यूल किसी भी एंटीजन के थ्रू स्टिमुलेट होता है, ये सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कुछ ऐसे जर्मिनल सेंटर्स होते हैं जहाँ पर स्मॉल बीटा लिम्फोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और जैसे ही स्टिमुलेट हो जाएंगी ये सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और आईजीएम और आईजीडी के एक्सप्रेशन अपने सरफेस के ऊपर लाना शुरू कर देती हैं। इस तरीके से ये जर्मिनल सेंटर्स जो सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट हैं इन्हें बी सेल एरिया भी कहते हैं, जबकि लिम्फ नोड्स के टी सेल पैराकॉर्टिकल एरिया जो है वो टी सेल एरिया कहलाते हैं। जर्मिनल सेंटर्स बेसिकली सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ को फॉर्म करते हैं एट द स्टिमुलस ऑफ एंटीजन्स, और बीटा सेल्स की मैचुरेशन कराना शुरू कर देंगे और इसके साथ ही हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ की जनरेशन होना शुरू हो जाएगी ह्यूमरल रिस्पॉन्स के थ्रू। ये देखिए बीटा सेल्स का डिफ्रेंसिएशन का एक बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट दे रखा है। देखिए बी सेल ऑफ जर्मिनल सेंटर जैसे ही इनको एंटीजेनिक स्टिमुलस रिसीव हुआ ये प्राइमरी बी ब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। प्राइमरी बी ब्लास्ट जो है रैपिड माइटोटिक डिवीज़न करती हैं और सेंट्रोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। सेंट्रोब्लास्ट फर्दर मॉडिफाई हो जाती है सेंट्रोसाइट्स के अंदर, सेंट्रोब्लास्ट इनटू सेंट्रोसाइट्स। ये सेंट्रोसाइट्स फर्दर मॉडिफाई हो जाती है प्लाज्मोब्लास्ट के अंदर। ये प्लाज्मोब्लास्ट एक तरीके से स्पेशलाइज्ड भी लिम्फोसाइट्स होती हैं। इसमें से मोस्टली प्लाज्मा सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी जो कि एंटीबॉडी फॉर्म करती हैं और ह्यूमरल इम्यून सिस्टम को डेवलप करेंगी, जबकि कुछ प्लाज्मोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो मेमोरी सेल्स के रूप में रहेंगी। ये फर्दर डिवीज़न नहीं करती, पूरी सेल के अंदर सर्कुलेट करती रहती हैं, और यही वो सेल्स हैं जो कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स के दौरान हमारी बॉडी की रक्षा करती हैं। दिस इज़ द एनाटॉमी ऑफ लिम्फ नोड्स। यहाँ पे देखिए आप, जर्मिनल सेंटर जो है यही वो साइट होती है कॉर्टेक्स के अंदर जो बी सेल्स मैचुरेशन साइट है, और यहीं पर एंटीबॉडीज़ की जनरेशन होती है। नेक्स्ट इज मोड ऑफ एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। ये स्पेशल बी सेल्स होती हैं जो कि एंटीजन के आने के बाद सेल के बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाएंगी। जैसे ही बी लिम्फोसाइट्स एंटीजन के कांटेक्ट में आएंगी ये आरएनए बनाना शुरू कर देती हैं, बहुत फास्ट डिवीज़न लेती हैं और डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं इनटू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिच हिस्टोलॉजिकली डिस्टिंक्टिव सेल्स के अंदर, जिन्हें कि हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। ये मैंने साइड में दिखा भी रखा है। जैसे ही एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स आता है आरएनए सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा, बहुत तेज़ी से सेल डिवीज़न लेंगी, प्लाज्मा सेल बनेगी, और ये प्लाज्मा सेल ही हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज सिंथेसाइज कराएंगी जो कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहलाता है। बीटा लिम्फोसाइट्स जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं और बहुत जल्दी ही रिप्लेस हो जाती हैं और बोन मैरो के अंदर बनती रहती हैं बहुत ही थोड़े टाइम के अंदर ही। इसमें से कुछ
लिम्फोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो प्लाज्मा सेल्स फॉर्म कर लेंगी, इनका नंबर मॉडरेट होता है, जबकि कुछ सेल्स जो हैं वो मेमोरी सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। ये मेमोरी सेल बॉडी के सर्कुलेशन में फ्लोट करती रहती हैं और ये लिम्फोइड टिश्यू के अंदर रहती हैं, इम्यूनोलॉजिकली इनएक्टिव रहती हैं और ये मोर पोटेंट होती हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के, बिकॉज जब सेम रिस्पॉन्स हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो इनके अंदर पुराने इन्फेक्शन की स्टोरेज मेमोरी होती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी बहुत आसानी से कम्बैट कर लेती है इन्फेक्शन को। यही वजह है कि जब भी वैक्सीनेशन दी जाती है तो जैसे ही वैक्सीनेशन दी जाएगी हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल डोजेज़ में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी दैट पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ। आइए अब बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ टी सेल्स का। टी सेल्स के अंदर ये होता है, जैसे बी लिम्फोसाइट्स होती हैं इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर टी सेल्स होती हैं। टी सेल के ऊपर बेसिकली मैनी रिसेप्टर्स, नियर अबाउट 10,000 के करीब रिसेप्टर्स होते हैं एक सिंगल टी सेल के ऊपर। टी सेल एंटीजन स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन लेती है, लेकिन इसके अंदर एंटीजन को रिकॉग्नाइजेशन का मैकेनिज़्म डिफरेंट होता है। इसके अंदर एंटीजन को पहले प्रोसेस किया जाता है, जैसे कोई भी एक एंटीजन है पहले उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर ये प्रोसेस्ड एंटीजन MHC, जिसे कि हम MHC एंटीजन मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। किसी भी एंटीजन के सरफेस पे MHC होंगे, ये इंटरेक्ट किए जाते हैं एंटी CD3 रिसेप्टर्स के थ्रू। ये एंटी CD3 क्या होते हैं? टी सेल के रिसेप्टर्स होते हैं और ये टी सेल के CD3 रिसेप्टर्स एंटीजन के मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC के साथ कंबाइन करेंगे। ये एक रिलेटिवली लो एफिनिटी की इंटरेक्शन होती है। देखिए, TCR टी सेल रिसेप्टर्स एंड MHC मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड्स टी सेल के ऊपर एंड एंटीजन के ऊपर, ये एक लो एफिनिटी की इंटरेक्शन करेंगे। जैसे ही ये इंटरेक्शन होती है एक और को स्टिमुलेटरी सिग्नल जो है वो जनरेट होता है और ये होता है CD28 एंड B7 के साथ। CD28 टी सेल के ऊपर लगे हुए ही सेकेंडरी यू कैन से को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स होते हैं और B7 जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यानी कि APC के ऊपर प्रेजेंट होएगा। अगेन टी सेल और APC की इंटरेक्शन हो रही है CD28 एंड B7 के थ्रू। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ये दोनों इंटरेक्शन होंगी टी सेल्स की, तो इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट लिम्फोसाइट्स बहुत फास्टली डिवाइड करना शुरू कर देगी और एक क्लोन ऑफ टी सेल्स फॉर्म कर लेगी, जिसे हम लिम्फोब्लास्ट कहते हैं। ये हमने पिछले डायग्राम में भी देखा था कि टी सेल जो है वो डिवाइड होके लिम्फोब्लास्ट शो करती हैं। इस तरीके से एक्टिवेटेड टी सेल जो है एक पूरा क्लोन बना लेंगी टी सेल्स का। ये क्लोन पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहेगा और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा। टी सेल बेसिकली 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड होती है, जिसको हम हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल कहते हैं एंड सप्रेसर टी सेल कहते हैं। आइए अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। हेल्पर टी सेल बेसिकली हमारी बॉडी में 75% के करीब टोटल ब्लड के अंदर टी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन हेल्पर टी सेल MHC सेकंड के साथ रिकॉग्नाइज की जाती हैं। ये MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 के साथ इंटरेक्ट करेंगी और जैसे ही किसी एंटीजन के MHC 2 के साथ टी सेल्स इंटरेक्ट करती हैं, ये साइटोकाइनिन नाम के कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करेंगी, जैसे कि लिम्फोकाइंस, इंटरल्यूकाइंस, मोनोकाइंस एंड इंटरफेरोन्स, जो कि डिफरेंट वेज के अंदर सेल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को जनरेट कर देंगे। साइटोकाइंस बेसिकली क्या होते हैं? ये बहुत ही पोटेंट मॉलिक्यूल होते हैं। ये RNA और प्रोटीन सिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके से
इनका शॉर्ट टर्म के अंदर रिस्पॉन्स होता है और ये रिस्पॉन्स बहुत ही लोकलाइज्ड होता है, जैसे कि पैराक्राइन यानी कि पास वाली सेल, या फिर ऑटोक्राइन मैनर के अंदर। ऑटोक्राइन होता है अगर एक सेल सिग्नल लेती है वो खुद के अंदर ही डिफेंस मैकेनिज्म करना शुरू कर देती है या इम्यून होना शुरू हो जाती है। एंड पैराक्राइन दैट इज़ नेबर वाली सेल्स, पास वाली सेल्स को सेंसिटाइज करना, दैट इज़ पैराक्राइन सिस्टम। तो इस तरीके से हेल्पर टी सेल इंटरेक्ट्स विद MHC2 एंड इट फॉर्म्स साइटोकाइंस। जैसे ही इसके अलावा कुछ और साइटोकाइंस होते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकाइन 4, 5 या इंटरल्यूकाइन 6। ये सभी साइटोकाइंस हमारी बॉडी के अंदर बी सेल्स की ग्रोथ करा देंगे। दीज आर कॉल्ड एज बी सेल्स ग्रोथ फैक्टर्स। ऐसे ही एक साइटोकाइनिन होता है इंटरल्यूकिन 2। ये टी सेल्स को या टी सेल्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, TC बोलते हैं इसे, और सप्रेसर टी सेल, इन बाकी दोनों टी सेल्स की एक्टिवेशन करा देगा। ध्यान रखिए टी सेल्स 3 टाइप की होती हैं, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड सप्रेसर टी सेल। तो इंटरल्यूकिन 2 जो है वो साइटोटॉक्सिक एंड सप्रेसर टी सेल्स की एक्टिवेशन करा देगा। दिस इज़ द डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एक एंटीजन थी, इसको प्रोसेस्ड किया गया, अब ये एक प्रोसेस्ड एंटीजन बन चुकी है। इस प्रोसेस्ड एंटीजन को MHC के थ्रू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने अपने ऊपर MHC शो किए और उसके साथ ही एक सेल ने इनके साथ इंटरेक्शन करना स्टार्ट करी, प्रोसेस्ड एंटीजन के साथ और MHC के साथ, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इन दोनों के सिग्नल से एंड कोस्टिमुलेटरी सिग्नल से हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और ये लिम्फोकाइनिज सेकंड रिलीज़ करना शुरू कर देती हैं। ये लिम्फोकाइनिज देखिए साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिसे हम TC भी बोलते हैं, TC साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड सप्रेसर टी सेल TS, इन दोनों को फर्दर स्टिमुलेट करता है। उसके साथ ही लिम्फोकाइनिज जो है वो बीटा सेल्स को भी एक्टिवेट करा देता है। बीटा सेल्स यानी कि बी सेल्स जो है जैसे ही एंटीजन के कांटेक्ट में आती हैं, ये देखिए बी सेल्स एंटीजन के कांटेक्ट में आते ही प्लाज्मा सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और ये प्लाज्मा सेल्स हमारी बॉडी के अंदर जो 4 या 5 टाइप की स्पेशल एंटी बॉडीज़ की क्लास होती है उन सभी को स्टिमुलेट कर देगी, दैट इज़ M, IgM, G, A एंड E। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर टी सेल्स अपना वर्क करती हैं। बेसिकली टी सेल्स के थ्रू स्टिमुलेट होने वाले साइटोकाइनिज प्लियोट्रोफिक होते हैं। प्लियोट्रोफिक का मतलब होता है हैविंग मल्टीपल इफ़ेक्ट्स इन आवर बॉडी। ये बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट्स की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखेंगे, हमारी बॉडी में इन्नेट इम्यून मैकेनिज़्म को एक्टिवेट कर देंगे, जिसमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एक मेजर रिएक्शन है जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म, स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिवेट कराती है। और बोन मैरो के अंदर हीमोपोइसिस यानी कि WBCs फॉर्मेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करके रखेंगे। ये फिगर 20 जो है मोड ऑफ एक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल का दिखा रखा है। ये देखिए साइटोटॉक्सिक सेल किलर सेल होती है, यहाँ पर इसके अंदर कुछ ऐसे साइटोटॉक्सिक एंड इंजाइम्स, डाइजेस्टिव इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही एंटीजन इसके सरफेस पे आती है ये रिसेप्टर्स इसके साथ बाइंड कर जाएंगे और ये स्पेसिफिक बाइंडिंग जो है कुछ साइटोटॉक्सिक एंड डाइजेस्टिव इंजाइम्स को रिलीज़ कराएगी और ये साइटोटॉक्सिक सेल एक तरीके से किलर सेल होते हैं जो कि एंटीजन को या इन्फेक्टेड सेल को डैमेज कर देंगे।